Good morning everyone. Myself Abdul Sattar. Today I am going to start Economics lesson second. बच्चों ये थर्ड वीडियो है आपकी लेसन सेकंड की। देखिए इसमें हम इस टॉपिक पर आ गए, प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। ये ग्राफ देखिए बच्चों, इस ग्राफ में 1973 और 74 के अंदर ये ब्लू कलर में प्राइमरी सेक्टर को बताया गया है, प्राइमरी सेक्टर को, और ये रेड कलर में क्या है, सेकेंडरी, और फिर लास्ट में दे रखा है टर्शियरी सेक्टर ग्रीन कलर में। तो 1973 का डेटा दे रखा है, तीनों सेक्टर्स का कितना रोल था इंडिया में। फिर 2013-14 का दे रखा है। अब पढ़िए इसके बारे में क्या बताया। देखो बच्चों क्या लिखा है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। राइजिंग बढ़ता हुआ इंपॉर्टेंस, महत्व ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर किसको कहते थे? सर्विस सेक्टर। आपने 3 सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता था? ज़मीन से जुड़े प्रोड्यूस होते थे, जैसे गन्ने की फसल, जितनी भी फसलें पैदा होती थी सब प्राइमरी सेक्टर में है। उसमें नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर करके जो भी प्रोड्यूस किया जाता था प्राइमरी सेक्टर कहलाता था। फिर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती थी और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस आती थी। देखो बच्चों क्या लिखा है, ओवर द 40 years between 1973 to 74 and 2013-14, 40 वर्षों में 1973-74 से और 2013-14 के बीच की बात बता रहे हैं। वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर हैज इंक्रीज्ड, जबकि तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर, ये सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में बढ़ा है, सर्विस सेक्टर में बढ़ा है। ये बात ग्राफ में भी दिखाई गई थी बच्चों। देखिए आप अगर इधर आ जाते हैं तो ये ग्रीन कलर में सबसे ऊपर 2013-14 की साइड में देखिए, सबसे ग्रीन वाली जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा है, यानी टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीमेंट अगर 73-74 से करें तो तीनों सेक्टर में है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब आइए वहीं पर आप, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा बढ़ा इन द टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन द ईयर 2013-14, 2013-14 साल में द टर्शियरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड, ये सर्विस सेक्टर क्या हुआ, उभरा, एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सबसे बड़े प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में इन इंडिया, भारत के अंदर, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए। क्योंकि पहले सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर होता था, प्राइमरी सेक्टर की जगह सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर का एरिया बताया गया है। अब देखिए बच्चों आगे क्या कहते हैं, वाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट। टर्शियरी सेक्टर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों बन रहा है इन इंडिया, भारत के अंदर। देयर कुड बी सेवरल रीजन्स, अनेक कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, पहला कारण देखिए टर्शियरी सेक्टर का ज़्यादा इंक्रीज होने का इंडिया में। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, किसी भी देश के अंदर अनेक सेवाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ETC रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यकता होती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इन सब की हर देश को ज़रूरत होती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ ये सारी चीज़ें नहीं थी,
तो चूंकि ये रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, इन सबको बनाया गया, तो सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट आया सबसे ज़्यादा। तो पहली वजह तो यही है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें आज़ादी के बाद बनी, इसलिए इस सेक्टर में इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन करके आया। दिस कैन बी कंसिडर्ड, इनको समझा जा सकता है एज बेसिक सर्विस, आधारभूत सर्विस। इन ए डेवलपिंग कंट्री, एक विकासशील देश के अंदर, द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होती है, ऑफ द प्रोविजन, प्रावधान करने की, ऑफ दिस सर्विस, इन सेवाओं के लिए। अब दूसरा कारण क्या है सर्विस सेक्टर के बढ़ने का? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट लीड्स, नेतृत्व करता है, टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस के डेवलपमेंट का, सच एज, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, और ठीक इसी तरीके की ये सारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसे कि हम पहले देख चुके, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जितना ज़्यादा विकास होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, द डिमांड फॉर सच सर्विस, उतनी ज़्यादा ऐसी सेवा, ऐसी सर्विस की डिमांड होगी। देखो बच्चों, आप देखते हो कि पहले प्राइमरी सेक्टर में गन्ने की फसल कम होती थी, आप अपने एरिया के हिसाब से सोच सकते हो, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रोले या ट्रक का यूज नहीं होता था। अब प्रोडक्शन बढ़ा है तो इतना माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ी, अब ट्रोलों का, ट्रक का, ट्रैक्टर का यूज़ किया जाने लगा, गोडाउन्स की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे ही इंक्रीमेंट आया प्राइमरी सेक्टर में, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो उनको भी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, बैंकिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी आएगी। तो दूसरी वजह ये बताई गई कि जैसे ही प्राइमरी सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो इनका जो सपोर्टिंग सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसमें भी बढ़ोतरी आएगी, इंक्रीमेंट होगा। अब थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड में क्या है? एज इनकम लेवल राइज, जैसे ही आमदनी का स्तर बढ़ता है, एज इनकम लेवल राइज, जैसे ही आमदनी का स्तर बढ़ता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट सर्विस, कुछ निश्चित वर्ग हैं लोगों के जो स्टार्ट कर देते हैं डिमांड करना, मैनी मोर सर्विस, बहुत सारी सेवाओं के लिए, लाइक ईटिंग आउट टूरिज्म, जैसे ईटिंग आउट, बाहर जाकर के खाना, आमदनी बढ़ेगी तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं लोग, तो रेस्टोरेंट क्या अपने आप में एक सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी आ जाएगी। टूरिज्म, घूमने जाएंगे, पैसा जेब में होगा तो लोग घूमने जाएंगे, तो टूरिज्म भी क्या है अपने आप में सर्विस सेक्टर है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विस लेते हैं, प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत होती है लोगों को इनकम बढ़ने से, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जैसे ही लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है तो सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी आ जाती है। तीसरी वजह यह है। फर्स्ट आपने देखी कि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीज़ें बनाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, तो ये सारी चीज़ें बढ़ी तो सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी आई। दूसरा आपने देखा जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता है तो सपोर्टिंग सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर वो भी बढ़ जाता है उसके साथ। तीसरी, इनकम लेवल राइज होने से, आमदनी के बढ़ने की वजह से लोग डिफरेंट टाइप की सर्विस की डिमांड बढ़ा देते हैं जिससे सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी आती है। तो अब सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी आने की चौथी वजह देखिए। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विस
such as those based on information and communication technology have become important and essential. पिछले दशक के दौरान निश्चित सेवाएं जैसे कि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं ये महत्वपूर्ण हो गई, जरूरी हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विस, इन सेवाओं का प्रोडक्शन हैज बीन राइजिंग रेपिडली, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो चैप्टर 4 दिया है बच्चों, उसमें इस सर्विस की डिटेल दी गई है। अब आगे देखिए। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर, हालांकि आपको याद रखना चाहिए दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल, कि सारे ही सर्विस सेक्टर बराबर तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, भारत के अंदर सर्विस सेक्टर में अलग अलग प्रकार के लोग कार्यरत हैं। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। एक तरफा तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस है जिसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। एट द अदर एंड, दूसरी तरफा बात की जाए, देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, एक बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में कर्मचारी हैं इंगेज, जो लगे हैं इन सर्विस सेवाओं में, सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, जैसे कि छोटे दुकानदार, रिपेयर पर्सन, मरम्मत करने वाले व्यक्ति, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, माल ढोने वाले, ETC आदि। तो हाईली स्किल्ड में डॉक्टर्स आ जाते हैं, टीचर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं। These people barely manage to earn a living। अब जो ये वर्कर हैं, लार्ज नंबर वर्कर्स, जो कि स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन है या ट्रांसपोर्ट पर्सन है, ये मात्र क्या करते हैं, मैनेज करते हैं टू अर्न ए लिविंग, अपनी जीविका को कमाने का। एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विस, और ये इन सेवाओं को करते हैं, इन सेवाओं को देते हैं, बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल, क्योंकि कोई भी वैकल्पिक अपॉर्चुनिटी काम करने की उपलब्ध नहीं है उनके पास। हैंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, अतः इस सेक्टर का केवल एक हिस्सा इज ग्रोविंग, बढ़ रहा है, इन इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण तरीके से। यू शैल रीड, आप पढ़ेंगे मोर और ज़्यादा अबाउट दिस, इसके बारे में, इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले हिस्से में। अब आगे बताया बच्चों, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोग कहाँ पर कार्यरत हैं। देखिए ग्राफ 2, ये ग्राफ 2 है। ग्राफ 2 में ये ब्लू कलर हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर का है, रेड कलर सेकेंडरी का है, और ये ग्रीन कलर टर्शियरी सेक्टर का है। तो 1972 या 73 का अगर आप डेटा देख रहे हैं, ब्लू कलर का एरिया ज़्यादा है, यानी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए थे। सेकेंडरी का कम है, सर्विस सेक्टर का हालांकि सेकेंडरी से ज़्यादा है। बट आप 2011-12 में आइए, देखिए क्या बदलाव आया। जो ये रोजगार यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात बताई गई है कि किस सेक्टर में कितना रोजगार है। तो 72-73 में तो 74% प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था एम्प्लॉयमेंट, और सेकेंडरी सेक्टर 11%, और 15% कौन दे रहा था, टर्शियरी सेक्टर। अब 11-12 में प्राइमरी सेक्टर का एरिया घट गया, 49% लोग उसमें इंगेज्ड हैं। 24% एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, और 27 टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर से किधर को शिफ्ट हो गए ज़्यादा,
सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया है रोजगार। ये लिखा है ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्शन इन जीडीपी। ये ग्राफ 2 प्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज हिस्सेदारी इन तीनों सेक्टर की जो जीडीपी के अंदर है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी, अब आप सीधे तौर पर देख सकते हैं द चेंजिंग इम्पोर्टेंस, बदलते हुए महत्व को, फॉर द सेक्शंस ओवर द 40 ईयर्स। इन तीनों सेक्शन में जो 40 ईयर्स में बदलाव आया। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of 3 sectors in GDP, a smaller shift has not taken place in employment. देखो जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ी है तीनों सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर ने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। तो प्रोडक्शन के टोटल को हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है पीछे भी कि प्रोडक्शन का जो टोटल होता है जीडीपी कहलाता है। लेकिन उस रफ्तार से एम्प्लॉयमेंट में बदलाव नहीं आया है इंडिया के अंदर। ग्राफ 3 सोच, ग्राफ 3 दिखाता है द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में हिस्सेदारी को इन द 3 सेक्शन, तीनों सेक्शनों में, इन 1972-73 एंड 2011-12। द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। प्राइमरी सेक्टर अब भी जारी है सबसे बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखो 49%, 11-12 में आप देखें तो 49% आज भी प्राइमरी सेक्शन ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को। Why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment? अब प्राइमरी सेक्टर में रोजगार में बराबर तरीके से शिफ्ट क्यों नहीं आया? जैसे प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन ज़्यादा सर्विस सेक्टर में चला गया, तो रोजगार सर्विस सेक्टर में ज़्यादा क्यों नहीं हुए? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। पर्याप्त मात्रा में नौकरियां पैदा नहीं हुई सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। इवन दो, हालांकि इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप, हालांकि जो इंडस्ट्री में आउटपुट बन रहा है यानी माल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वेंट अप, ऊपर बढ़ा है, उसमें बढ़ोतरी आई बाय मोर देन 9 टाइम्स, 9 गुने से भी ज़्यादा ड्यूरिंग द पीरियड, इस समय अवधि के दौरान। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप, इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ा है बाय अराउंड 3 टाइम्स, 3 गुने के आसपास। प्रोडक्शन बढ़ा 9 गुने से ज़्यादा, 9 टाइम्स से भी ग्रेटर देन, जबकि एम्प्लॉयमेंट में जो बढ़ोतरी आई है वो 3 टाइम्स के आसपास आई है, 3 गुने के आसपास हुई है बस। तो वो सिमिलर नहीं है प्रोडक्शन के। द सेम अप्लाइज, ये सेम बात लागू होती है टू द टर्शियरी सेक्टर एज वेल, साथ में टर्शियरी सेक्टर पर भी। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज, जबकि प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में बढ़ा है बाय 14 टाइम्स, 14 गुना। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज, सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार में बढ़ोतरी हुई है अराउंड 5 टाइम्स, लगभग 5 गुनी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, आधे से ज़्यादा कर्मचारी इन द कंट्री, देश के अंदर, आर वर्किंग, काम कर रहे हैं इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में। मेनली इन एग्रीकल्चर, मुख्यतः एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूसिंग, उत्पादन करना, ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, जीडीपी के 1/4 का
तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 1/4 जीडीपी को। इन कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 4/5, 4/5 हिस्सा, यानी 5 में से 4 हिस्से कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, और उस 5 में से 1 हिस्सा कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में। वेयरएज जबकि दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, जबकि वे आधे से भी कम लोगों को कार्य पर रखे हुए हैं, अपने यहाँ रोजगार पर रखे हुए हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं 5 में से 4 हिस्से, जबकि प्राइमरी सेक्टर 5 में से सिर्फ 1 हिस्से का प्रोडक्शन कर रहा है, और लोगों को जो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं वो आधे से भी कम है, और आधे से ज़्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। डज दिस मीन दैट द वर्कर इन द एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड, क्या इसका यह मतलब है कि कर्मचारी एग्रीकल्चर के अंदर उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जितना वे कर सकते थे? हाँ, ये बात राइट है। देखिए एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, अगर किसी के पास ज़मीन है, 2 आदमी उसमें काम कर सकते हैं, परिवार में 6 लोग हैं तो 6 के 6 आदमी उसमें काम कर रहे हैं। कैपेसिटी कितनी थी उसमें काम करने की, 2 वर्कर की, और कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने पीपल उसमें इंगेज्ड हैं, 6। तो ये जो सिचुएशन होती है बच्चों, जो एग्जाम्पल दिया कि एक परिवार के पास उतनी खेती बाड़ी है कि उसमें 2 पर्सन काम कर सकते हैं, जबकि 5 लोग या 10 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो सबको बराबर जो उसकी कैपेसिटी थी उसके इक्वल काम तो मिल नहीं रहा है। सबके सब काम करेंगे तो सब अपनी कैपेसिटी से कम करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है बच्चों ये। देखिए पढ़िए, वॉट इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर, कि ज़्यादा लोग हैं खेती बाड़ी में, देन इज नेसेसरी, ज़रूरत से, ज़रूरत के मुकाबले ज़्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। सो इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपल आउट, अगर तुम मूव कर दो, अलग हटा दो थोड़े से लोगों को, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, तो उत्पादन क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर्मचारी और हैं अंडर एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर्मचारी क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, अंडर एम्प्लॉयड। तो एक उदाहरण लीजिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर लक्ष्मी। एक केस लो, एक छोटी किसान है लक्ष्मी, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ द अनइरिगेटेड लैंड, जो मालिक है लगभग 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड, बिना सिंचाई वाली ज़मीन की, यानी सिंचाई की सुविधा नहीं है उसके पास। डिपेंडेंट, निर्भर करती है, ओनली ऑन रेन, केवल बारिश के ऊपर, एंड ग्रोविंग क्रॉप्स, और फसल उगने के ऊपर, कि उससे फसल होती है, उसी से जीविका चलती है। और ग्रोविंग क्रॉप्स, फसल उगाना कौन सी, जैसे ज्वार एंड अरहर। ऑल 5 मेंबर्स, सभी 5 सदस्य ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार के, वर्क काम करते हैं, इन द प्लॉट, उस प्लॉट में, थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर के दौरान। वाई, क्यों, दे हैव नाउ हियर एल्स टू गो फॉर वर्क, में कहीं और भी तो काम करने के लिए जा सकते हैं। यू हैव सी, यू विल सी, तुम देखोगे, दैट एवरीवन इज वर्किंग, कि हर कोई काम कर रहा है। नन रिमेन्स आइडल, कोई भी निठल्ला नहीं रहता है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन वास्तविकता में, देयर लेबर इफेक्ट, उनकी मेहनत का प्रभाव, गेट्स डिवाइडेड, बट जाता है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क, हर कोई थोड़ा काम कर रहा है, बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड,
कोई भी पूरे तरीके से कार्यरत नहीं है। जो 2 आदमी का काम था वो 5 लोगों में बट गया, तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा एक के पास। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग, जहां पर लोग अपरेंटली कहते हैं दिखाई देने के तौर पर, वर्किंग काम कर रहे होते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन उनमें से सभी से काम कराया जाता है उनकी सामर्थ्य से कम। दिस काइंड ऑफ देखो बच्चों आगे, दिस काइंड ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इस प्रकार की कम रोजगार वाली स्थिति इज हिडन, छिपी रहती है, इन कंट्रास्ट टू समवन, उसके मुकाबले, हु डज नॉट हैव ए जॉब, जो नौकरी नहीं रखता। यानी ऐसी बेरोजगारी का पता नहीं चलता। जहां 2 की जरूरत थी 5 काम कर रहे हैं, तो देखने से ऐसा लगता है सबको रोजगार मिल गया। और वो आदमी जिसको बिल्कुल काम नहीं मिलता वो दिखाई देता है बेरोजगार है। तो कम रोजगार वाले की बेरोजगारी छिपी रहती है। एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसके पास नौकरी नहीं है वो तो क्लियरली क्या होता है, विजिबल होता है कि अनएम्प्लॉयड है, भाई काम नहीं है उसके पास। हैंस अतः इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट का, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नो सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुकराम कम्स, अब सपोज करो एक जमींदार है सुकराम कम्स आता है, एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और परिवार के 1 या 2 लोगों को हायर करता है टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन हिज लैंड, अपनी जमीन पर। अब ये सपोज कर लेते हैं कि एक जमींदार सुकराम आता है और हायर करता है 1 या 2 मेंबर को परिवार के काम कराने के लिए अपनी जमीन के ऊपर। लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल, लक्ष्मी का परिवार अब योग्य है, टू अर्न, कमाने में, सम एक्स्ट्रा इनकम, कुछ एक्स्ट्रा इनकम को, थ्रो वेजेज, मजदूरी के माध्यम से। तो 5 मेंबर्स में से अगर 2 मेंबर्स दूसरे के यहाँ काम पर चले जाते हैं तो अपनी खेती बाड़ी जो हो रही है वो 3 मेंबर्स भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, 2 हेक्टेयर है वहाँ पर, कुछ इनकम बाहर से आएगी। अब सिंस यू डू नॉट नीड, चूंकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, 5 पीपल, 5 लोगों की, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, दैट स्मॉल प्लॉट, उस छोटे से प्लॉट का। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट, 2 लोगों के बाहर चले जाने से प्रभावित नहीं होता है प्रोडक्शन, 2 लोगों के बाहर जाने से प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होता है। ऑन देयर फार्म, उनके खेत पर। इन द एबो एग्जाम्पल, ऊपर के उदाहरण में, 2 पीपल में मूव, 2 लोग मूव कर सकते हैं टू वर्क, काम करने के लिए, इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज, एक बार फिर से जो आमदनी है परिवार की वो बढ़ जाएगी। एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, और वो प्रोडक्शन करना अपना जारी रखेंगे, एज मच, उतना ज़्यादा, फ्रॉम देयर लैंड, जितना वो करते थे अपनी ज़मीन से, उसके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स, लाखों किसान हैं, लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी के तरीके से, इन इंडिया, भारत में। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट इवन इफ वी रिमूव, कि भले ही हम रिमूव कर जाएं, हट जाएं, ए लॉट ऑफ पीपल, हम रिमूव कर दें, हम हटा दें अत्यधिक लोगों को, फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती बाड़ी वाले सेक्टर से, एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, और उनको कहीं और पर काम उपलब्ध करा दें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफ़र नहीं करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा।
द इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की आमदनी, हु टेक अप अदर वर्क, जो दूसरे काम को ले लेंगे, वुड इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी। द टोटल फैमिली इनकम, तो जो आमदनी है लोगों की जो दूसरे काम को ले लेते हैं वो क्या कर देंगे, बढ़ा लेंगे जो टोटल इनकम है परिवार की उसको। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, ये कम रोजगार वाली स्थिति घटित हो सकती है खेती के अलावा दूसरे सेक्टरों में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स, हजारों कैजुअल वर्कर्स हैं जो वर्कर परमानेंट नहीं होते कंपनियों के अंदर, जिस दिन काम होता है बुलाते हैं, काम नहीं होता नहीं बुलाते, उसी दिन की मजदूरी मिलती है जब उनको बुलाया जाता है, कैजुअल वर्कर्स कहते हैं इन्हें। तो हजारों कैजुअल वर्कर्स हैं। इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में, इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो रोज के रोजगार के लिए सर्च करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, में कार्यरत होते हैं पेंटर के रूप में, प्लम्बर्स होते हैं, नल की मरम्मत करने वाले होते हैं ये प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन, मरम्मत करने वाले लोग, एंड अदर्स, और दूसरे, डूइंग ओड जॉब, जो इस प्रकार की अलग अलग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं। मैनी ऑफ दैम, उनमें से बहुत सारे, डू नॉट फाइंड वर्क, उनमें से बहुत सारे नहीं ढूंढ पाते हैं काम, एवरी डे, हर रोज। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, वी सी, हम देखते हैं, अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर, अन्य लोग जो सर्विस सेक्टर में हैं, ऑन द स्ट्रीट, गली के अंदर, पुशिंग ए कार्ट, एक कार्ट को पुश करने वाले, रेडा खींचने वाले, और सेलिंग समथिंग, या कुछ बेचने वाले, वेयर, जहाँ पर, दे में स्पेंड द होल डे, जहाँ पर वो अपने पूरे दिन को खर्च कर देते हैं, बर्टन, लेकिन कमाते हैं वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा। दे आर डूइंग दिस वर्क, में इस काम को कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, चूंकि वो बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं रखते। Remaining will be discussed in the next video, dear students. Thanks for watching this video.